तो वो मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। तो मैं आज भी उन्हें जाके कहता हूँ कि वो मेरी एप्लीकेशन अभी भी कहीं आपके किसी डिपार्टमेंट में सेव पड़ी होगी, जो मैंने हाथ से लिखी थी। और उसी यूनिवर्सिटी में दोबारा एज अ ट्रेनर जाना पड़ा। तो देन मैंने वो पोस्ट लगाई कि इसी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप हुआ इंसान आज से 5-7 साल पहले दोबारा उसी यूनिवर्सिटी में एज अ ट्रेनर मास्टर और एमफिल लेवल के स्टूडेंट को लेक्चर देने आए। तो आम इंसान समझता है कि ये सारी मुसीबतें मेरे लिए ही क्यों हैं, ये अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ही क्यों सब कुछ डालना था, ये जिंदगी का मकसद यही था। तो उनकी नज़र में जिंदगी क्या होती है, इंतहाई दुख की चीज होती है। लेकिन दूसरा माइंडसेट क्या होता है कि उन रुकावटों को, उन परेशानियों को, उन दुखों को, उन मुसीबतों को सीढ़ी बना के अलग तरफ से वो एक ऐसा सोर्स समझता है जो उसे मजबूत बनाती है, जो उन्हें पावरफुल बनाती है। तो मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी सक्सेस स्टोरी और उनकी पर्सनल जर्नी हमें इंस्पायर करती है। आज के इस एपिसोड में जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ हैं उनका नाम है अहमद रज़ा साहब। और उनकी पर्सनल जर्नी, उनकी सक्सेस स्टोरी इंस्पायर करने के लिए मोर देन एनफ है। रिसेंटली मैंने उनके बारे में एक पोस्ट पढ़ी कि फ्रॉम ए ड्रॉप आउट टू ए ट्रेनर। ये पोस्ट ऐसी थी कि जिसने मेरी तवज्जो हुक कर ली और मैं उनसे रब्ता किए बगैर न रह सका। हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो इस एपिसोड में हमारे साथ हैं, उन्होंने वक्त निकाला है। और एनएलपी के हवाले से हम उनसे कुछ सवालात पूछेंगे। एनएलपी ट्रेनर हैं, इसके अलावा माइंडसेट और पर्सनल ग्रोथ में उनकी स्पेशलिटी है, इसमें एक्सपर्ट हैं। और इसके साथ साथ सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड में भी उनका नाम है। इस हवाले से भी हम उनसे चंद अहम सवालात करेंगे। सबसे पहले अहमद रज़ा साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने इस शो के लिए वक्त निकाला और हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, सेम हियर। आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया। हम आपको वेलकम करते हैं, शुक्रगुजार हम आपके हैं। और स्ट्रेट टू द पॉइंट, जिस पोस्ट का मैंने जिक्र किया, जो लिंक्ड इन पे या शायद फेसबुक पे मैंने पढ़ी आपके बारे में, फ्रॉम ए ड्रॉप आउट टू ए ट्रेनर। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में ये बताइए कि ये क्या किस्सा है, उसके बाद फिर हम एनएलपी की तरफ आते हैं। कि ये बस जिंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि जिस इंसान की जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं होता, या जिस इंसान की जिंदगी में मुश्किलात और बैरियर्स नहीं होते, तो वो इंसान उस लेवल की ग्रोथ नहीं कर पाता। तो मैं बैरियर्स को, मुश्किलात को, परेशानियों को, दुखों को, मुसीबतों को ब्लेसिंग कहता हूँ। अल्लाह की तरफ से ये ब्लेसिंग्स होती हैं। यानी जिस इंसान को खुदावंद ताला ने बड़ा इंसान बनाना होता है, हाई पोटेंशियल इंसान बनाना होता है, एक ब्रांड इंसान बनाना होता है, तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात डाल देता है, परेशानियां डाल देता है, रुकावटें डाल देता है, बैरियर्स क्रिएट कर देता है। तो आम इंसान समझता है कि ये सारी मुसीबतें मेरे लिए ही क्यों हैं, ये अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ही क्यों सब कुछ डालना था, ये ज़िंदगी का मकसद यही था। तो उनकी नज़र में ज़िंदगी क्या होती है, इंतहाई दुख की चीज़ होती है। लेकिन दूसरा माइंडसेट क्या होता है कि उन रुकावटों को, उन परेशानियों को, उन दुखों को, उन मुसीबतों को सीढ़ी बना के अलग तरफ से वो एक ऐसा सोर्स समझता है जो उसे मजबूत बनाती है, जो उन्हें पावरफुल बनाती है। तो मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। जब मेरा, अगर मैं अपना करियर का स्टार्ट देखूं तो बेशुमार मुश्किलात, वो उसमें फाइनेंस की मुश्किलात, उसमें घरेलू मुश्किलात, उसमें एजुकेशन की मुश्किलात, उसमें प्रॉपर गाइड, कोई गाइडेंस नहीं है, इसकी मुश्किल। तो मल्टीपल मुश्किलात के होने के साथ साथ जहाँ पैशन भी था, जहाँ इंस्पायरेशन भी थी, जहाँ मोटिवेशन भी थी, लेकिन इसके अगर पैरेलल देखा जाए तो कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं, कोई प्रॉपर मेंटोरिंग नहीं, प्रॉपर कोई कोचिंग नहीं, प्रॉपर कोई फाइनेंस की सपोर्ट नहीं। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए अब देखिए, वही ब्लेसिंग जो अल्लाह ताला की तरफ से थी, वो रुकावटें थी, परेशानियां थी। तो मैंने बहुत सी जगहों पे अप्लाई किया, जॉब्स के लिए अप्लाई किया। तो शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं पीयू तक पहुंचा, मैं, बहुत लंबी स्टोरी है लेकिन शॉर्टली आपको बता देता हूँ। तो पीयू तक मैंने 2-3 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया। एप्लीकेशन के बाद मेरा नाम आ गया, कुछ सेमेस्टर कंटिन्यू किए, लेकिन अभी भी मेरी वो एप्लीकेशन ऑन द रिकॉर्ड पड़ी होगी, जो मैंने उसमें डिपार्टमेंट हेड को लिखी कि सर कैंडी मेरी फीस को या तो माफ किया जाए, अदरवाइज मेरे लिए इंतहाई मुश्किल हो गया कि मैं कंटिन्यू करूं। तो वो मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। तो मैं आज भी उन्हें जाके कहता हूँ कि वो मेरी एप्लीकेशन अभी भी कहीं आपके किसी डिपार्टमेंट में सेव पड़ी होगी, जो मैंने हाथ से लिखी थी। वो मुझे अपनी डिग्री कंप्लीट किए बिना स्किप करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जरा प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए तो बेशुमार मुश्किलात देख देख के कुछ 5 से 7 साल लगे।
और उसी यूनिवर्सिटी में दोबारा एज अ ट्रेनर जाना पड़ा। तो देन मैंने वो पोस्ट लगाई कि इसी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप हुआ इंसान आज से 5-7 साल पहले दोबारा उसी यूनिवर्सिटी में एज अ ट्रेनर मास्टर और एमफिल लेवल के स्टूडेंट को लेक्चर देने आए। तो ये अमेजिंग, शॉर्ट लफ्जों में मेरी अमेजिंग, ब्रिलियंट। अच्छा, ये बताइए, मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ इस सवाल पे। ये जो अभी आपने हमें बात बताई है, ये जो आपकी जर्नी का ये वाला जो हिस्सा है, इस दौरान में आप क्या समझते हैं? यकीन बहुत सारी चीज़ें होंगी जिन्होंने आपकी हौसला अफजाई की होगी, आपने खुद अपनी हौसला अफजाई की होगी, आपने जर्नी को बरकरार रखा। लेकिन हमें कुछ बताइए कि अगर आप एक लिस्ट बनाएं तो टॉप 2 कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जिन्होंने आपको, आपकी हौसला अफजाई की, या जिन्होंने आपकी हेल्प की कि आपने इस जर्नी को जारी रखा? जबरदस्त, बहुत अच्छा सवाल किया आपने जरा। अच्छा, नंबर वन मैं ये कहता हूँ कि अगर तो गोल बड़ा सेट किया है ना, नंबर वन गोल इतना बड़ा सेट करो। ये मैं हमेशा कहता हूँ, जहां भी जाता हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, तो मैं वहां जाके स्टूडेंट को सबसे पहला पॉइंट ये कहता हूँ कि जिंदगी में इतना बड़ा गोल सेट करो कि अगर छोटे माइंड्स को बताओ ना तो वो कंफ्यूज हो जाए, वो आपका राइट। जोक बनाए, वो आपको ढंग से वो आपका मजाक उड़ाए कि ये ख्याली बातें, ये ख्याली पुलाव क्यों पका रहे हो भाई। अगर ये गोल आप बयान करते हो, लोग ये फीडबैक देते हैं, तो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, नंबर वन। ओके। नंबर टू, आपने सवाल किया तो बहुत से लोग गोल तो बनाते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते। वो हौसला नहीं होता, वो डिटर्मिनेशन नहीं होती, वो हिम्मत नहीं होती। तो मैं ये कहता हूँ मुश्किल है, इट्स हार्ड। बड़े गोल बनाना भी मुश्किल है, बड़े गोल पर चलना भी मुश्किल है, सस्टेन रहना भी मुश्किल है, कंटिन्यू रहना भी मुश्किल है। और मेरे अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि 95, 97, 98% नहीं रह सकते। एक एक वन साइड मैं ये कहता हूँ कि बड़े गोल सेट करो, बड़े ख्वाब देखो, बड़े जेन बनाओ। दूसरी साइड पे मैं ये भी कहता हूँ कि 98% लोग नहीं रह पाते, मुश्किल है, इट्स हार्ड। ये रिजेक्शन से भरी हुई है, ये फेलियर से भरा हुआ रास्ता है, ये नौ मुरादियों से भरा हुआ रास्ता होता है। तो एक लेवल तक आपको ये फेस करना पड़ता है। उसमें कौन सी चीज आपको कंटिन्यू रख सकती है? वाई। आपके पास वाई इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एक नहीं, 1000% भी आके रोके तो आप ना रुक पाए। एक रुकावट नहीं, 1000 रुकावटें भी आपके रास्ते को ना रोक पाए तो वो क्या वाई, एक सिंगल आपने कहा चीज, वो वाई। इतना वाई क्लियर होना चाहिए कि दुनिया को नजर ना आ रहा हो, आपके पेरेंट्स को नजर नहीं आ रहा होता, रिलेटिव्स को नजर नहीं आ रहा होता, वो सक्सेस, वो कामयाबी, वो जो जहां पहुंचना चाहते हो, सवाए आपके। तो वो अगर तो आपके पास वाई स्ट्रांग नहीं है, दो चार लोगों की बातें, दो चार लोगों की धुतकार, दो चार फेलियर, दो चार नाकामियां, दो चार रिजेक्शन आपको बुरी तरह गिराएंगे और दोबारा उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। अगर आप गिर गए और दोबारा उठ गए तो इसका मतलब है आपके पास वाई स्ट्रांग है। नंबर वन, जो भी काम करने जा रहे हो, जो गोल्स बनाने जा रहे हो, उन गोल को अचीव करना चाहते हो, उस गोल के साथ रहना चाहते हो, उस गोल को एक उसकी मंजिल तक लेके जाना चाहते हो, तो भाई साहब वाई को इतना स्ट्रांग कर लो कि आपकी जात भी अगर किसी पॉइंट पे आके कहे कि बस हो गई है ना, फिर भी आप ना रुको। नंबर वन। नंबर टू, आपने ये याद रखना है कि वाई के बाद जो आपको चीज आपको आगे लेके जा सकती है, वो मुश्किल मिजाजी, कंसिस्टेंसी। यानी क्या होता है कि जब हम एक गोल सेट करते हैं तो कुछ टाइम तक रिजल्ट नहीं आते, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमारे मुताबिक डिजायर रिजल्ट नहीं आते, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम जो चाह रहे होते हैं, जो हमने सोचा होता है, जो हमने प्लान बनाए होते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूट करते हैं, जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो कुछ और होता है, कुछ और ऑब्जर्वेशन होती है, कुछ और एक्सपीरियंस होते हैं। तो लोग क्या होते हैं, बहुत जल्दी मोटिवेट होते हैं और साथ बहुत जल्दी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला ये है कि आपने रिजल्ट आते हैं तब भी और रिजल्ट नहीं आते तब भी आपके मुताबिक चीजें चल रही हैं या आपके एंटी चीजें चल रही है, दोनों सूरतों में हम मुश्किल मिजाजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ उस रास्ते को कंटिन्यू रखना है। प्लानिंग चेंज करनी है, स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, मंजिल चेंज नहीं करनी। लोग क्या करते हैं, एक काम शुरू करते हैं, कुछ माह कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद रिजल्ट नहीं मिलते, तो दूसरा प्लान शुरू, तीसरा काम शुरू, चौथा काम शुरू, पांचवा काम शुरू। तो वो 5-7 साल के बाद पूछा जाए कि भाई आप कहाँ पहुंचे हो 5 साल के बाद, तो वो कहीं भी नहीं पहुंचे होते। तो रीजन ये है कि वो बजाय के स्ट्रेटेजी और प्लानिंग चेंज करें, वो गोल ही चेंज कर लेते हैं। दो चीजें, नंबर वन वाई को स्ट्रॉन्ग कर लें, नंबर टू मुश्किल मिजाजी, कंसिस्टेंसी। अगर रिजल्ट आ रहे हैं तब भी, अगर नहीं आ रहे सिर्फ चेंज करें,
प्लानिंग चेंज करें, सिर्फ चेंज करें, स्ट्रेटेजी चेंज करें, सिर्फ चेंज करें, रास्ता चेंज करें, लेकिन मंजिल ना चेंज करें। वाओ, वाई, वाओ, एक्सलेंट मैन। आपने जो है वो बहुत शानदार इसको सम अप किया है। वाई, और कंसिस्टेंट रहें, और हिकमत अमली चेंज की जा सकती है, मंजिल चेंज नहीं की जा सकती। एक्सलेंट स्टफ। एग्जैक्टली। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। वैसे तो ये जिस मौजू पे आप बात कर रहे हैं, दिल करता है कि आपसे इसी मौजू पे मज़ीद सवालात किए जाएं, लेकिन मैं चूंकि एक पूरा एजेंडा बना बैठा हूँ, लिस्ट सवालात की, 3 एरियाज को हमने टच करना था। और कमाल की बात यह है कि ये वाला जो है वो उस एजेंडा में, उस लिस्ट पे नहीं था ये वाला सवाल बिल्कुल भी, जिस पे इतनी अच्छी हमने बात कर ली है। और आपका ये जो जवाब है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे सुनने वालों के लिए इसमें सबक होगा। और बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात की है कि कंसिस्टेंसी, और सबसे पहले वाई, और फिर कंसिस्टेंसी और हिकमत अमली। हम आते हैं इस मौजू पे। हम फिर एक नशिस्त रखेंगे, एक सेशन रखेंगे आपकी इजाज़त से, फिर कभी हम जो है वो, इंशाल्लाह। जी हम नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन पे। वो है एनएलपी के हवाले से। हमें ये बताइए कि एनएलपी जो है, ये क्या टेक्निक है, ये क्या तरीका है, और इसका सक्सेस माइंडसेट के साथ क्या ताल्लुक है? जबरदस्त जी, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, एनएलपी को शॉर्टली मैं एक लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एनएलपी क्या है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। अच्छा, इस दुनिया में बहुत से लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है, कामयाब लोग और नाकाम लोग, खुश लोग ना खुश लोग। एक इंसान जिंदगी में बहुत खुश है, दूसरा इंसान बहुत दुखी है। एक इंसान बहुत परेशान है, एक इंसान जिंदगी को सेलिब्रेट कर रहा है। एक इंसान डे बाय डे कामयाब हो रहा है, एक इंसान डे बाय डे ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा दबाव, ज्यादा एंग्जाइटी, ज्यादा प्रॉब्लम में धंसा जा रहा है। तो एनएलपी क्या है? एनएलपी एक ऐसी साइंस है, एनएलपी एक ऐसा मिजाज है, एनएलपी एक ऐसा पैटर्न है जिसमें हम ये समझते हैं कि एक इंसान दुखी है तो वो क्यों दुखी है, एक इंसान खुश है तो वो क्यों खुश है, एक इंसान कामयाबियों पे कामयाबी समेटी जा रहा है तो वो क्यों कामयाबियों पे कामयाबी समेटी जा रहा है, और एक इंसान जिंदगी में नाकाम से नाकाम तर होता जा रहा है तो वो क्यों नाकाम से नाकाम होता जा रहा है। तो एनएलपी एक ऐसी साइंस है जो हमें ये मदद देती है कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, ह्यूमन बिहेवियर कैसे डेवलप होते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर के डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर शामिल हैं। मिसाल और सादा कर देता हूं कि मिसाल के तौर पर जब आप मेरे सामने बैठेंगे, बीइंग अ एनएलपी ट्रेनर, मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा कि जो आप बोल रहे हो, आपके पैटर्न्स क्या हैं, जिस वे में आप बैठते हो, आपके बैठने का स्टाइल ऐसा क्यों है, जिस वे में आप ये सवाल कर रहे हो, इस सवाल के पीछे साइंस क्या है। तो एनएलपी ट्रेनर होने के नाते हम लोगों के बिहेवियर को समझते हैं, उनके पैटर्न को समझते हैं, उनकी लैंग्वेज को समझते हैं, और उसके बाद हमें आइडिया होता है कि ये बंदा जो कामयाबियों पे कामयाबी समेट रहा है, या ये बंदा जो नाकामी की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसके कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ प्लानिंग्स हैं, कुछ प्रोग्रामिंग्स हैं जो इसके सबकॉन्शियस के अंदर प्रिंट हुई है। तो इससे हमें एनएलपी ये सपोर्ट करती है कि आप लोगों के पैटर्न्स, उनके बिहेवियर, उनके सबकॉन्शियस की प्रिंटिंग को आइडेंटिफाई करके उस नुक्ते तक पहुंच जाते हो कि इस बंदे की कामयाबी के पीछे ये पैटर्न्स हैं और इस बंदे की नाकामी के पीछे ये पैटर्न्स हैं। तो एनएलपी एक ऐसी साइंस है जो हमें ये समझाती है कि हम लोगों के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करके उसकी कामयाबी और नाकामी को जज कर सकते हैं। ऑल राइट, वेल एक्सप्लेन्ड। तो हमें ये बताइए कि अगर आपसे एनएलपी की किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो, कोर्स करना हो, तो आप इसको कैसे डिलीवर कर रहे हैं, कैसे जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं? अच्छा, एनएलपी की ट्रेनिंग में ये देखा जाता है, जब हम वन ऑन वन कोचिंग की बात करते हैं ना, तो ट्रेनिंग का मतलब एक तो ये होता है कि होलिस्टिकली आपने एक खास टॉपिक चूज किया। ओके। मिसाल के तौर पर आपने टॉपिक चूज किया अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, या आपने टॉपिक चूज किया अपनी कंपनी के अकॉर्डिंगली, या आपने टॉपिक चूज किया अपनी टीम के अकॉर्डिंग। एक तो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने लीडरशिप पे बात करवानी है, या आपने माइंडसेट चेंज पे बात करवानी है, या अपनी बिहेवियर चेंज पे बात करवानी है, या अपनी सबकॉन्शियस रिप्रिंटिंग पे बात करवानी है। एक तो एनएलपी में ये टेक्निक्स आ जाती हैं जिसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूटिलाइज करके आपके बिहेवियर को, जो पैटर्न हैं, जो पास्ट ट्रॉमाज हैं,
जो आपकी मेमोरीज हैं, जो आपके यादाश्त है, जो आपके बिहेवियर है, उनको चेंज करने की कोशिश की जाती है। दूसरा ये है कि वन वन कोचिंग की तरफ चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप मेरे सामने बैठे हैं, आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो मैं आपको जज करूंगा, मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा, मैं आपकी आपकी कम्युनिकेशन, दो तरह से कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व किया जाता है। एक है आउटर कम्युनिकेशन, आउटर जो अभी आप बोल रहे हैं, एक है इनर कम्युनिकेशन। मोस्टली टाइम में आपकी इनर कम्युनिकेशन, जो आप अंदर ही अंदर सेल्फ टॉक करते हो, उसी का रिफ्लेक्स होता है आपकी आउटर कम्युनिकेशन। मिसाल के तौर पर आपने कहा आज का दिन बड़ा बोरियत था, या आपने कहा कि मेरा ये हमें एक्सपीरियंस है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ये ऐसे होता है। जब आपने ये बात की कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये ऐसे होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी इनर पैटर्न है, इनर कम्युनिकेशन है, उसके अंदर एक चीज, हम आगे बात करेंगे एंकरिंग की, कुछ कंसेप्ट हैं जिसमें हम चीजें समझ सकते हैं एनएलपी की टेक्निक्स को यूज करके। इसमें एक कंसेप्ट है एंकरिंग। एंकरिंग से मुराद ये है, मैं आसान लफ्जों में समझाता हूं आपको। एंकरिंग से मुराद ये है, अभी मिसाल के तौर पर हम यहाँ बैठे हैं, हमारे रूम में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो बड़ा हॉरिबल होता है, जो बड़ा खौफनाक होता है। तो एनएलपी का ट्रेनर समझने की कोशिश करता है कि कौन से हॉरिबल इंसिडेंट इसके माइंड में, इसकी बॉडी में, इसके बिहेवियर में, इसके सोसाइटी में, इसके माहौल में ऐसे हुए हैं जो इसके अंदर एंकर हो गए। आपके रूम में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो बड़ा हॉरिबल होता है, तो वो आपके माइंड में और आपके सबकॉन्शियस में एंकर हो जाता है। जैसे ही इस रूम में दोबारा आप आएंगे, तो आपको वो इंसिडेंट याद आना शुरू हो जाएगा, ना चाहते हुए भी। आप अवेयर नहीं है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कमरे में हैं। आप जैसे ही आएंगे उस कमरे में, फिर आप दूसरों को बताएंगे, एक दिन मैं यहाँ बैठा था तो ये इंसिडेंट हुआ। एक सेकंड लगा या 5 सेकंड लगे, वो एंकर हो गया, वो इंसिडेंट एंकर हो गया। तो एनएलपी का ट्रेनर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि ये मेरे पर्सन जो सामने बैठे हैं, इसकी पास्ट चीजें क्या एंकर हुई हैं, पॉजिटिव हुई हैं या नेगेटिव। अगर एक बंदा ये बार बार कह रहा है जहां अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो उसकी सबकॉन्शियस में क्या एंकर हो गया है? कोई ऐसा एक्सपीरियंस एंकर हो गया जहां उसे ये फील होता है कि पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या लगता है कि लोग सब फ्रॉडी होते हैं, सब धोखाबाजी होती है, सब दो नंबरी होती है, लोग ऐसे मैनिपुलेट करते हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करके, वो हिप्नोसिस के जरिए जान के, फिर उसको चेंज करने की कोशिश की, रिमिट करने की कोशिश की जाती है। तो एनएलपी का ट्रेनर क्या करता है कि सबसे पहले उस पैटर्न को समझता है, और उस इनर एंकरिंग को समझता है, फिर उस इनर एंकरिंग को चेंज करने की कोशिश करता है। जब तक आपका इनर जो एंकर हुआ है वो चेंज नहीं होता, आपकी पर्सनालिटी चेंज नहीं होती। इसलिए आपने देखा है लोग हजारों ट्रेनिंग लेने के बाद वैसे हैं, क्योंकि इनर एंकर जो हुआ तो वो वैसा ही है। लोग लाखों किताबें पढ़ने के बाद सेम रहते हैं, बिहेवियर सेम, रवैये सेम, पर्सनालिटी सेम, एटीट्यूड सेम, गुफ्तगू सेम, कम्युनिकेशन सेम, कुछ भी नहीं बदल रहा ना। तो रीजन ये है कि जो नेगेटिव एंकर था वो इतना खतरनाक और इतना डीप जाके बैठा हुआ है कि वो किसी चीज को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश ही नहीं करता, बल्कि क्या करता है, अभी मैं जो बात कर रहा हूं, अगर कुछ एक्सपीरियंस आपके जब मेरे एंकर हुए हैं, तो हम फौरन डिनाइल मोड में आ जाएंगे। यानी हमारा सबकॉन्शियस डिनाइल मोड में आ जाएगा और वो उन बातों को प्रोसेस ही नहीं करने देगा। यानी आप सुनेंगे और अनसुना कर देंगे, या मैं सुनूंगा तो अनसुना कर दूंगा। तो एनएलपी का ट्रेनर होने के नाते इट्स डिपेंड कि हम क्या चाह रहे हैं। हम पर्सनैलिटी, पर्सनल चेंजिंग चाह रहे हैं, हम टीम की चेंजिंग चाह रहे हैं, हम वन वन कोचिंग चाह रहे हैं। तो एनएलपी का ट्रेनर सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, फिर उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली वो डोज डिजाइन करता है। फिर वो समझता है, हो सकता है आपकी जो चेंजिंग हो मेरी वो चेंजिंग ना हो, आपकी जो प्रॉब्लम्स हो मेरे वो प्रॉब्लम ना हो। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे सामने जो हमारा कस्टमर है उसका प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए हर एक की अलग अलग डोज है। राइट। राइट। आपने इनर कम्युनिकेशन और इनर एंकरिंग की बात की है। मैं मुख्तसर आपसे दो केसेस डिस्कस करना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट्स का केस, कि जब स्टूडेंट्स जो है वो खुद चाहने के बावजूद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, या उनको पेरेंट्स कहते हैं या एक्सटर्नल प्रेशर होता है उसके बावजूद वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इनके केस में एनएलपी कैसे कैसे इफ़ेक्टिव साबित हो सकती हैं, ये टेक्निक्स जो हैं, इसका हमें मुख्तसर बताइएगा। वैसे तो मुझे पता है कि इसके लिए पूरा एक सेशन चाहिए होगा, एक सेमिनार चाहिए होगा, लेकिन हमें कुछ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बता दें इन टेक्निक्स का, कि आप कैसे कैसे इन टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स के मामले में।
जबरदस्त, बहुत वंडरफुल क्वेश्चन है आपका। मुझे मेरे दिल को जाके लगा है। क्योंकि मैं स्टूडेंट से इंटरेक्शन करता हूँ मुख्तलिफ जगहों पे जाके, तो मुझे जब उनके क्वेश्चंस आते हैं तो मैं बड़ा दिली जो दुखी, और जिसे मैंने दुखी और पेन वाली कैफियत में आ जाता हूँ कि कैसे, मतलब कि बहुत सरफेस लेवल के भी क्वेश्चन, इंतहाई कंफ्यूज लेवल के क्वेश्चन। ऐसा इंसान जिसका मास्टर और पीएचडी करने के बाद भी कोई गोल्स क्लियर नहीं है। तो वो स्टूडेंट जो जो किसी मंजिल पे रवां हैं, और यकीनन बहुत से बैरियर, बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी मुसीबतें, बहुत से चैलेंज चाह कर भी, वो माजी के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, वो पेरेंटिंग हो सकती है, वो सोसाइटी हो सकती है, वो टीचिंग हो सकती है, वो स्कूलिंग हो सकती है, किसी भी रीजन की वजह से कुछ ऐसे नेगेटिव बिलीफ बैठ के हैं, नेगेटिव ख्यालात बैठ के हैं, मनफी सोचें बैठ गई हैं, मनफी परसेप्शन क्रिएट हो गई है। तो अब वो क्या करा, वो स्टूडेंट कैसे उसको, उससे कैसे निकले, किसे विड्रॉ करे? नंबर वन, आप अपने पैटर्न को चेंज कर सकते हो। पहले तो ये बिलीव करें अपने ऊपर, राइट। आप कर सकते हो। तरीकाकार क्या है? मिसाल के तौर पर आपने ये सवाल, इसको एनएलपी टेक्निक्स में इसको कहते हैं स्विच पैटर्न। ओके। स्विच पैटर्न। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपने, जैसे मैंने एंकरिंग की बात की, इस तरह एक टेक्निक है स्विच पैटर्न। उसमें हम क्या करते हैं कि मैं अपने बारे में पॉजिटिव नहीं हूँ फॉर, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ फॉर एग्जाम्पल, या मैं क्लास के बारे में, क्लास में जाता हूँ तो मैं क्लास के एनवायरनमेंट के बारे में नेगेटिव एंकरिंग की वजह से मैं कंफर्टेबल नहीं रहता, या एग्जाम के बारे में मैं कंफर्टेबल नहीं रहता, एग्जाम जैसे ही आता है तो मेरे ना चाहते हुए प्रेशर क्रिएट हो जाता है। आपको जितना नेगेटिव रेपिटेशन की गई है उससे डबल पॉजिटिव रेपिटेशन करनी पड़ेगी, पॉजिटिव अफर्मेशन की। ओके। दोबारा, आसान तरीका क्या है जो मैं भी करता हूं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में? आपने जो वो टाइम जहां कॉन्शियस माइंड स्लो होता है, सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, वो टाइम वो टाइम है सुबह उठने के फौरन बाद। आपका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल स्लो मोड में होता है, सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, या रात को सोने के बिल्कुल करीब आपका कॉन्शियस माइंड जहां बिल्कुल बंद होना शुरू हो जाता है और सबकॉन्शियस एक्टिव होना शुरू हो जाता है या हो जाता है। पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम द बेस्ट, I am the best. Rest of my life will be the best of my life. Today is my best day. 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 I am perfect. I am going to be perfect. I am perfect. I am going to perfect. I can. I will. I must. जो आप करना चाहते हो, जैसे आपने पहला सवाल किया कि आपके आपके नेगेटिव बिलीफ क्या है, आपके प्रॉब्लम क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली आपके पॉजिटिव जुमले, चाहते हुए या ना चाहते हुए, अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को फील करवाएं। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लेनेट। या और आसान कर देता हूं, आप एंकर करें। ये देखें, अब मैं क्या करता हूं, मैं जैसे ही सुबह उठता हूं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अब ये 10 15 20 30 दफा आप एक दिन में करें, एक हफ्ते के बाद देखिएगा जब आप ऐसे करेंगे, एंकर यानी वॉइस एंकर होगी, ये स्टाइल एंकर हो गया, तो आपकी पूरी बॉडी और फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी। जैसे फिजियोलॉजी चेंज होगी, आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट जैसे ही आप करेंगे, आपका सबकॉन्शियस जो एंकर हुआ है, मैंने कहा ना कि रूम में आप आएंगे तो ना चाहते हुए वो एंकरिंग आपको वो कमरे का इंसिडेंट याद करवाएगी। इसी तरह जब आप ये बोलेंगे नहीं, कुछ हफ्तों के बाद ऐसे करेंगे, आपकी बॉडी पूरी पूरी फिजियोलॉजी चेंज, जैसे फिजियोलॉजी चेंज आपकी साइकोलॉजी चेंज। साइकोलॉजी में पॉजिटिव एंकरिंग है, आई एम द बेस्ट, तो आप देखिएगा आपकी कम्युनिकेशन कैसी होती, आपकी गुफ्तगू कैसी होती, आपका बैठने का स्टाइल यकीनन एक कामयाब इंसान वाला हो जाएगा कुछ हफ्तों के बाद। तो ऐसे स्टूडेंट जो कहीं स्टक है, जो कॉन्फिडेंट नहीं होते, जो पेपर को बारे में, क्लास के बारे में, टीचर के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, वो ही जुमले जो नेगेटिव है उनको कन्वर्ट करें पॉजिटिव में, अपने सामने लिख के रख लें, और रात सोते हुए 10 दफा, 20 दफा, 30 दफा, अगर किसी ने ज्यादा अपने ऊपर नेगेटिव काम किया हुआ है उसको डबल एफर्ट करनी पड़ेगी। हो सकता है मैं 50 दफा कहूं तो मेरा सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर ले, लेकिन हो सकता है आप 100 दफा कहें, हो सकता है कोई और 200 दफा कहे। तो आसान तरीका ये है कि जितना नेगेटिव किया है उसको डबल करके रेपिटेशन करें पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ। 21 दिन के बाद
जो है न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि 21 दिन के बाद आपका पैटर्न डेवलप होना शुरू हो जाता है। अगले 21 दिन के बाद दूसरा रिप्लेस हो जाता है, और अगले 21 दिन के बाद आपका न्यू पैटर्न डेवलप हो चुका होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट। यानी टोटल आपको 63 डेज चाहिए एक न्यू पैटर्न को डेवलप करने में, और जो आपका मनफी है उसके रिप्लेसमेंट में। राइट। न्यू पैटर्न की आपने बात की, इसमें हमें ये बताइए कि दो चीज़ों का आपने जिक्र किया है कि हमने उसको बोल के रिपीट करना है, एफर्मेशन को हमने बोल के यूज़ करना है, एक चीज़ ये आपने ये जिक्र किया है। दूसरा ये है कि हम उसे लिख के अगर उसका इजहार करें उसका ज़्यादा असर है, या जब हम बोल के उस एफर्मेशन को एक्सप्रेस करें उसका ज़्यादा असर है। और इसमें तीसरी चीज़ ये बताइएगा कि जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, जो इंटेंसिटी है, उसका किस हद तक अमल दखल है। बहुत अच्छे सवाल जी। अगर आप किसी भी स्टेटमेंट को बोल रहे हैं, जिस बोलने के आज तक नथिंग विल चेंज। ओके। अगर बोलने के बाद आप अपने उस बॉडी को, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि अभी हम प्रैक्टिकली करते हैं। अगर मैं कहूं आई एम ब्लेस्ड, और अंदर से जो अंदर की वॉइस आ रही हो कि नहीं नहीं, शक, डाउट, 0% डाउट, मैं इसमें आपको एक टर्म यूज कर रहा हूं, 0% डाउट, 1% डाउट, 100% आउट, वन ओके। परसेंट डाउट, 100% आउट। जो मैं ओके। जुमला बोल रहा हूं, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, 0% डाउट। भाई ब्लेस्ड का मतलब ब्लेस्ड, कोई इसमें डाउट नहीं है। अगर मैं कहूं आई एम वेल्दी, मैं हूं। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं हूं। नंबर वन, 0% डाउट। नंबर टू, फीलिंग के साथ। अगर मैं कहूं आई एम ब्लेस्ड, पूरी बॉडी, एक एक मेरा सेल, मेरे एक एक बॉडी का सेल उस बात को फील करे, मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाए, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि वो स्टेटमेंट जो है इम्पैक्ट डालेगी। अदरवाइज खाली जुमले हैं, और जुमलों से कुछ नहीं चेंज होने वाला। नंबर वन, जो बोल रहे हो उस पर 0% डाउट। नंबर टू, जो बोल रहे हो उसके साथ फीलिंग और इमोशन दो। जैसे कि अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब कर दिया है, तो वो कामयाबी वाली फीलिंग, मैं इसको और आसान कर दे तो एनएलपी की टेक्निक से विजुअलाइजेशन। जो आपने ड्रीम लाइफ सोची होती है, वो आपने ऐसे फील करना होता है कि आपको वो मिल चुकी है, दुनिया की नजर में आपको नहीं मिली आपकी बॉडी। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं एक ऐसा पर्सन जिस पर आपको यकीन है, ब्लाइंडली यकीन करता है, वो आपके लिए एक मजेदार किस्म का खाना लेके आ रहा है, क्या फीलिंग चेंज हो? आपको उस पर्सन पे पूरा यकीन है, क्या आपकी फीलिंग चेंज होगी या नहीं होगी? यस। एग्जैक्टली होगी। क्यों? जीरो क्योंकि हमें परसेंट डाउट क्योंकि हमें यकीन है उस बंदे पे, या जो एग्जैक्टली हमें। जीरो यस। परसेंट डाउट। तो यस। आपने जो जुमला बोला, आई एम ब्लेस्ड, बॉडी चेंज। अच्छा, जैसे ही बॉडी चेंज होती है वो खुद ब खुद, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी और बॉडी का आपस में इंटरलिंक है, जुड़ी हुई है दोनों। एक जख्मी दूसरा जख्मी, एक फिट दूसरा फिट, एक अनफिट दूसरा अनफिट, तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बॉडी माइंड। तो क्या होता है कि जब आपने ये कहा कि आई एम ब्लेस्ड, शक के बगैर कहा, फीलिंग के साथ कहा, इमोशन के साथ कहा, और दिल ने और सब कॉन्शियस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, यकीन जानिएगा कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा कि आप तो दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन चुके हैं। इवन कि आपकी पॉकेट खाली होगी, इवन कि राइट। आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि पॉकेट खाली है भरी हुई है, आपको 50 लोग देख रही है, 50,000 देख रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, नेगेटिव, आई एम ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड हूँ। क्यों? आपकी बॉडी और आपकी साइकोलॉजी एक ही लाइन पे आ चुकी हैं। तो जैसे ही दोनों एक लाइन पे आते हैं, तो आपका आउटकम, आपके रिजल्ट ऑटोमेशन पे आ जाते हैं। राइट। आपने इनर कम्युनिकेशन की बात की है, और ये जो जिस पॉइंट पे भी आपने ये बात खत्म की है, मैं इसी पॉइंट के हवाले से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो लोग, मैं वैसे आपसे पूछना चाह रहा था कि जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं, जिम रेगुलर जाना चाहते हैं, बुक्स रेगुलरली पढ़ना चाहते हैं, यानी कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, उनके हवाले से एनएलपी की कौन सी टेक्निक है जो आप समझते हैं इफेक्टिव है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जितनी आपने ये वजाहत की है स्टूडेंट के हवाले से, इसको भी हम कुछ मोल्ड करके, मॉडिफाई करके अप्लाई कर सकते हैं। खैर, वो एक अलग से बहस है। इस वक्त जो है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई ऐसा केस, फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट या कोई ऐसा बंदा जो अपना वेट कम करना चाहता है, जिम रेगुलरली जाना चाहता है, बेहतर डिसीजंस लेना चाहता है, लेकिन उसे अपने आप पे डाउट है, या जब वो कोई एफर्मेशन यूज करता है, जैसे आपने एग्जांपल्स दी हैं, तो उसकी जो इनर वॉइस है या उसका जो इनर कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग नहीं है, या उसे डाउट ज्यादा घेर लेता है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे क्लाइंट्स को आप क्या मशवरा देते हैं, खास तौर पे उस इनर डाउट को
ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उससे जान छुड़ाने के लिए? अच्छा, इसमें ये हमें देखना पड़ेगा कि बहुत से लोग जिंदगी में चेंज नहीं हो पाते। इस रियलिटी को पहले तो एक्सेप्ट कर लें। लोग चेंज नहीं होते, चेंज करना भी मुश्किल तरीन काम होता है। अगर मैं कहूं कि हम ये जो बातें कर रहे हैं, क्या हमारी बातें एप्लीकेबल हैं? हार्डली 1 और 2% के लिए। 1 से 2% लोग हमें हार्डली ये मिलेंगे जो चेंज होने वाले हैं, जो चेंज होना चाहते हैं। 90% से ज्यादा लोगों को चेंज, देखिए, बाय डिफॉल्ट हमारा माइंड कंफर्ट जोन को पसंद करता है या पेन को? कंफर्ट जोन, यस। एग्जैक्टली exactly। और अगर मैं आपसे कहूं, या आप मुझे कहें कि अगर एसी वाला रूम है, आपने सुकून से बैठना है, कोई काम नहीं करना, आपको हर चीज दुनिया की मिलेगी, और सेकंड साइड पे ये है कि आपने खुद एफर्ट करनी है, खुद मेहनत करनी है, खुद छांव धूप देखनी है, दोनों साइड में मेरा माइंड अंदर से क्या क्या चाहेगा? कंफर्ट जोन को दोनों ऑप्शन देगा। तरजीह देगा, यस। एग्जैक्ट यस। एग्जैक्टली exactly। क्योंकि हर इंसान बाय डिफॉल्ट कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, कंफर्ट जोन को पसंद करता है, कंफर्ट जोन में मजा है, कंफर्ट जोन में जिंदगी रिलैक्स है। और उसके पैरेलल जो लाइफ है वो पेन है, उसमें रिजेक्शन है, उसमें फेलियर है, उसमें खुद को पेन देना है, उसमें लड़ाई है सबकॉन्शियस के साथ। तो कोई भी इंसान लड़ाई वाली जिंदगी नहीं चाहता। इवन के बहुत से लोग जॉब में है, तो वो जॉब क्यों नहीं स्किप करते? कंफर्ट जोन है ना। जॉब छोड़ के अगर पैरेलल बिजनेस में जाएंगे या किसी और ऑप्शन को चूज करेंगे, तो वहां पेन है, वहां स्ट्रगल है, वहां बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ेगी। तो क्यों भाई बैठे बैठे फेस करें? तो चेंज मुश्किल है, चेंज में पेन है, लेकिन पेन में ग्रोथ है। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि सब नहीं बदलते। नंबर टू, कौन बदलता है? कौन लोग चेंज होते हैं? जिनके अंदर इनर डिजायर होती है, जो खुद बदलना चाहते हैं, जिनके अंदर कोई पुश होता है, या जिनके अंदर कोई आग लगी होती है, ऐसे लोग चेंज होते हैं, हार्डली 1 और 2%। तो इनको, ये लोग भी बाद का डिमोटिवेट हो जाते हैं, ये लोग भी बाद का गिर जाते हैं, ये लोग भी बाद का स्ट्रेस में आ जाते हैं, ये लोग भी बाद का हिम्मत हार जाते हैं। तो उनको कौन सी चीज उठाए रखती है? तो मैं इनको कहता हूं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। एक ऐसा बंदा जिंदगी में ऐड करें, जो आप चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, जिस मंजिल तक आप पहुंचना चाहते हो, वो वहां तक आपको अपलिफ्ट होने में सपोर्ट करे, आपको गाइड करे, आपको मेंटोर करे, आपको दोबारा रिमाइंडर्स दे, आपको बताए कि आप उस बड़े गोल के लिए पैदा हुए हो। तो जिन लोगों की जिंदगी में अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होता है, यानी एक ऐसा दोस्त जो उनको गाइड करता है, जो उनको मेंटोर करता है, जो उनको सपोर्ट करता है, जो उनको बार बार रिमाइंडर देता है, गिरने के बाद दोबारा उठाता है, ऐसे लोगों की अचीवमेंट जल्दी होती है, ऐसे लोग उसी गोल के साथ स्टे रहते हैं। अदरवाइज मोस्टली 90% से ज्यादा, मैंने आपको बताया केसेस में, लोग कुछ हफ्तों तक तो कंटिन्यू करते हैं उस काम को, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद उनका मोटिवेशन लेवल बिल्कुल ड्रॉप होता है, और वो उस काम को टोटली स्किप कर देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। राइट, वंस अगेन कंसिस्टेंसी, यस, कंसिस्टेंसी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इस मौजू से अब हम आगे बढ़ते हैं पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ, जिसका ज़ाहिर ताल्लुक एनएलपी के साथ है हर हाल में। तो पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में हमें पहले तो ये बताइए कि ये क्या होती है और क्या ये मुमकिन है? पर्सनली क्या हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं? अच्छा, पर्सनल डेवलपमेंट में अगर हम देखें, तो मैं ये कहता हूं कि ऑलवेज अपने आप को ये जुमला कहें, आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम गोइंग टू बी परफेक्ट। और दूसरी ओके। साइड में मैं ये कहता हूँ कि जो परफेक्शन है ना, ये कहीं भी नहीं है। इस राइट। दुनिया में परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। एक लेयर को हटाओगे तो अगली लेयर, अगली को हटाओगे तो अगली लेयर, यानी जिंदगी हर एक लेयर के बाद एक नया एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, नया नॉलेज, नई दुनिया इन्वेंट कर देगी आपके सामने। तो देर इज नो परफेक्शन। एक साइड राइट। पे आप कहते हो कि आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम गोइंग टू बी परफेक्ट, और दूसरी साइड पे मैं ये भी कहता हूँ कि परफेक्शन नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। जब तक आप जिंदा हो, जब तक ये सांसें चल रही हैं, जब तक आप इस दुनिया में हो, आपकी ग्रोथ, आपकी लर्निंग, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं रुक सकती। पर्सनल डेवलपमेंट में क्या चीजें आती है, मैं 3 कैटेगरीज की कर देता हूँ पर्सनल डेवलपमेंट। एक आपकी मेंटल हेल्थ, यानी आप इंटेलेक्चुअल बेहतर से बेहतर होते जा रहे हो। नंबर 2, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी बॉडी, जो हम पहले बात कर चुके हैं, ये आपस में इंटरलिंक है। नंबर 3, आपकी इमोशन। तीनों एक ही टाइम में जब ग्रो हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है, यानी बॉडी के लेवल पे,
यानी माइंड यानी इंटेलेक्चुअल के लेवल पे, और इमोशन यानी फीलिंग और जज्बात की लेवल पे, तीनों लेवल पे अगर आप मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप राइट वे में अपनी पर्सनल ग्रोथ कर रहे हैं, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग हो रही है। अगर मैं देखता हूँ बहुत से इंसान फॉर एग्जाम्पल जिम में जाते हैं, और जिम में जाने के बाद बॉडी और अपने वेट और सारी चीजें उनकी एक बॉडी स्ट्रक्चर वंडरफुल होता है, लेकिन जब इमोशन में देखा जाए, छोटी सी बात पे गुस्सा कर देते हैं, छोटी सी बात पे नाराज हो जाते हैं, छोटी सी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, छोटी सी बात पे मान जाते हैं। तो यानी इमोशनल वो बंदा, कोई भी उसको मैनिपुलेट कर सकता है, कोई भी उसको यूज कर सकता है, कोई भी उसको गिरा सकता है, कोई भी उसको उठा सकता है। यानी उसके इमोशन दुनिया के हाथ में है, यानी उसके इमोशन रिलेटिव्स के हाथ में है, उसके दोस्त के हाथ में है, उसकी बीवी के हाथ में है, उसके बच्चों के हाथ में है। आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं है। इंटेलेक्चुअल यानी जब आप गौर फिक्र करते हो और डिसीजन करते हो और फैसले लेते हो, तो इंतहाई वाइजली आप फैसले लेते हो। तो हर तरफ से, यानी इंटेलेक्चुअल, इमोशन और बॉडी के लेवल पे, ये नहीं कि बॉडी आपका साथ नहीं दे रही। तो अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, तो आपके इमोशन डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। जैसे आप बीमार होते हैं, या आपने फीलिंग इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप बीमार होते हैं तो आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, आपकी फीलिंग चेंज हो जाती है। तो जुड़ी हुई है बॉडी, इमोशन, इंटेलेक्चुअल, तीनों ग्रो करते जा रहे हैं। इमोशनल स्ट्रॉन्ग, इंटेलेक्चुअल मजबूत, मोर वाइज, फिजिकली मोर स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब है कि पर्सनल डेवलपमेंट सही ट्रैक में आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। राइट, इसका मतलब ये है कि अपनी ज़ात का बेहतर वर्जन बनना जो है वो हम कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट, अपने इमोशंस को बेहतर से एग्जैक्टली, बेहतर करना, इंटेलेक्चुअली अपने आप को बेहतर एग्जैक्टली, करना। हमारे पास एग्जैक्टली। वक्त चूंकि बहुत कम रह गया है, और मैं चाहता हूं कि सेल्स मार्केटिंग के हवाले से, सेल्स में जो आप एनएलपी को अप्लाई करते हैं या जो भी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, उस हवाले से एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सेल्स की क्वालिटी को बढ़ाना, उनकी अमाउंट को ऑफ कोर्स बढ़ाना, क्वालिटी और क्वांटिटी को, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या ये सीखा जा सकता है कि सेल्स में कोई बंदा जो है वो बेहतर हो सके? एग्जैक्टली सीखा जा सकता है। बल्कि आप यूं, मैं कहूँ, मैं बहुत से लोगों से जब मिलता हूँ, जब मैं उनका इंटरव्यू करता हूँ, तो बहुत सी टाइम में मैं उनसे ये नहीं पूछता कि आपके पास कौन सी डिग्री है, आपके पास मास्टर है, आपके पास पीएचडी। मैं पूछता हूँ क्या सेलिंग स्किल आती है, क्या कम्युनिकेशन आती है, क्या कॉन्फिडेंट हो, क्या कस्टमर हैंडलिंग आती है। इफ यस, देन वेलकम। मुझे वो जरूरत नहीं है आपको मास्टर और आपको पीएचडी और आप, तो इसका मतलब सेलिंग स्किल या स्किल, कोई भी स्किल ले लें, वो सीखी जा सकती है। उसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। जस्ट पैशनेट होना आपका जरूरी है। आप मास्टर ना भी हो, आप ग्रेजुएशन हो, आप इंटर में हो, आप मैट्रिक में हो, आपने वो स्किल डेवलप कर ली, तो इसका मतलब ये है कि कर सकते हो। इसका मतलब ये कोई भी स्किल है, कोई भी इंसान अगर पैशनेट है, अगर सीखना चाहता है, तो वो डेवलप कर सकता है। दूसरी चीज कि सेलिंग क्या है, या एनएलपी में सेलिंग को कैसे यूज किया जा सकता है। तो सेलिंग दुनिया की वंडरफुल जॉब है। सेलिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा पेड लोग होते हैं। सेलिंग के बारे में जो मिथ मशहूर है कि सेलिंग इज अ रिजेक्शन जॉब, और बाद का लोग इसको अपनी पर्सनल जात पे ले जाते हैं कि हमारी पर्सनल जात जो है हिट होती है, हमारी जो है, हमें रिजेक्ट किया जाता है, फेलियर देखा जाता है। तो मैं कहता हूँ सेलिंग इज नॉट टेलिंग। अब सेलिंग की दुनिया में मैं क्या देखता हूँ, सेलिंग टेलिंग नहीं है। सेलिंग में कस्टमर के साथ बाउंड करने का नाम है, जुड़ने का नाम है, नंबर वन। नंबर टू, सेलिंग क्या है, सेलिंग में कस्टमर को फैसिलिटेट करने का नाम है। नंबर थ्री, सेलिंग में कस्टमर के साथ हमेशा के लिए जुड़ने का नाम है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन। और एनएलपी क्या मदद करती है, एनएलपी बताती है कि जब भी किसी से मिलना है और सेलिंग के लिए मिलना है, तो एक कंसेप्ट एनएलपी शेयर करती है, मिररिंग और मैचिंग। मिररिंग और मैचिंग का मतलब ये है कि जब मैं आपके पास जाऊंगा, तो आप उन लोगों को पसंद करते हैं जो आप जैसे हैं, आप उन लोगों को पसंद करते हैं जो आप जैसा सोचते हैं, आप उन लोगों को पसंद करते हैं जो आप जैसी ड्रेसिंग पहनते हैं, आप उन लोगों को पसंद करते हैं जो आप जैसी पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं। तो एनएलपी क्या सिखाती है, एनएलपी सिखाती है कि जिस पर्सन के पास भी जाओ ना, तो मिररिंग और मैचिंग कंसेप्ट अप्लाई कर दो। उसका मतलब यह है कि भाई साहब, जिस टाइम उस पर्सन के पास हो ना, उस जैसे बन जाओ, उस जैसी बिहेवियर बना लो, उस जैसी कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करो।
इवन के यहाँ तक बताती है कि अगर मुझे पता चल गया कि आप शलवार कमीज में कंफर्टेबल होते हैं, आपको ज्यादा पसंद है, तो मैं आपसे मिलने आऊंगा, तो एनएलपी कहती है कि शलवार कमीज पहन के जाओ। ओके। एनएलपी यहां तक बताती है कि जब मैं आपके पास जाऊंगा तो जैसा सिटिंग पोस्चर है आपका, सेम वही सिटिंग पोस्चर मैं यूज करूंगा। तो एनएलपी की दुनिया वंडरफुल दुनिया है लोगों को समझने में। और एनएलपी दुनिया सेलिंग की दुनिया है। यानी एनएलपी सिखाती है कि एक इंसान को कैसे समझना है। जैस जितना ज्यादा मैं आपको समझता जाऊंगा उतना मेरे लिए आसान होगा कि आपको मैं बेच पाऊंगा। तो मिररिंग और मैचिंग एक टेक्निक्स है जो सेलिंग में हम यूज कर सकते हैं, और मोस्टली टाइम में जब आपको ये लगे कि ये मेरे जैसा ही है तो यकीनन अगला काम खरीदो फरोख्त का आसान हो जाएगा। अच्छा, आपने मैचिंग और मिररिंग की बात की है सेल्स एंड मार्केटिंग में कामयाबी के लिए। हमें ये बताइए कि जो मैं समझा हूँ इनर कम्युनिकेशन और इनर एंकरिंग की जो टेक्निक्स हैं एनएलपी के हवाले से सेल्स एंड मार्केटिंग के मैदान में, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, कुछ लोग उतने कामयाब नहीं होते जितना वो कामयाब होना चाहते हैं इस फील्ड में, तो क्या ये इनर कम्युनिकेशन और इनर एंकरिंग भी वहाँ पे इफ़ेक्टिव साबित हो सकती हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में? जबरदस्त। इसमें सेलिंग की दुनिया को समझने के लिए एक पॉइंट समझ लें, जो आपने अपने जेहन में बैठाना है। जब आप सेलिंग सेल करने के लिए करते हैं, यानी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं बेचना चाहता हूं, तो आप यकीनन डिसपॉइंट होंगे। लेकिन जब मैं सेलिंग इसलिए कर रहा हूं, मैं आपसे लिंक इसलिए कर रहा हूं, मैं आपसे इसलिए जुड़ रहा हूं कि मैं आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करूंगा, वैल्यू एडिशन करूंगा, तो देन मैं डिसपॉइंट नहीं होऊंगा। तो सेलिंग में जो मेन फैक्टर है माइंडसेट का है। आपका माइंडसेट क्या है? आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, नहीं बिकेगी। आप लोगों की जिंदगियों को आसान बनाना चाहते हैं, यस बिकेगा। तो आप अगर माइंड में ये है कि मैं अगर अपने माइंड में आपसे बात कर रहा हूं कि काश के ये बिक जाए, काश ये खरीद ले, मैं इधर की बात बताऊंगा, उधर की बात बताऊंगा, अपने फीचर बताऊंगा, क्वालिटीज बताऊंगा, आप नहीं खरीदेंगे। लेकिन जिस लम्हे आपको ये फील हो जाएगा कि ये इंसान, ये प्रोडक्ट, ये सर्विस जुड़ने से मेरी जिंदगी को फायदा होगा, मेरी जिंदगी में वैल्यू एडिशन होगी, देन आप सोचेंगे, देन आप कनेक्ट करेंगे, देन आप कम्युनिकेट करेंगे। तो सेलिंग की दुनिया माइंडसेट की दुनिया है। तो एक और माइंडसेट मैं कहता हूं कि अगर सेल पर्सन अपना डेवलप कर ले, वो माइंडसेट क्या है? एक रिकवरी ऑफिसर का, एक रिकवरी ऑफिसर है। रिकवरी मिसाल ऑफिसर, के तौर, ओके। यस, मिसाल के जी। तौर पर आपका मार्केट में 1 करोड़ रुपया फंस गया है, स्टक हो गया है। किसी से आपने 50,000 लेना है, किसी से 1 लाख लेना है, किसी से 2 लाख लेना है, किसी से 5 लाख लेना है। आपका 1 करोड़ मार्केट में फंस गया है। बीइंग अ रिकवरी ऑफिसर, क्या आप डिसपॉइंट हो जाएंगे? बीइंग अ रिकवरी ऑफिसर, क्या आप वो छोड़ देंगे, चले मैंने माफ कर दिया, या बार बार नॉक करते रहेंगे, बार 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 बार, कोशिश बार करते बार, रहेंगे, यस, बार बार कोशिश करना बार पड़ेगी। बार ट्राई यस। करते रहेंगे? तो हम सेलिंग की दुनिया में एक नया माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। वो सेलिंग में हम एक रिकवरी ऑफिसर हैं। हमारी मार्केट में एक अमाउंट स्टक हो गई है, उस अमाउंट को हमने रिकवर करना है। जब तक रिकवर नहीं होगी मैं नहीं जान छोड़ूंगा, जब तक रिकवर नहीं होगी मैं दरवाजा नॉक करता रहूंगा, जब तक रिकवर नहीं होगी मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। मैं वही बात, स्ट्रेटेजी चेंज करूंगा, मैं प्लानिंग चेंज करूंगा, मैं कम्युनिकेशन चेंज करूंगा, मैं आपको अप्रोच करने का तरीका चेंज करूंगा, मैं आपको बेचने का तरीका चेंज करूंगा। माइंडसेट रिकवरी ऑफिसर का माइंडसेट है। और दूसरा माइंडसेट कौन सा माइंडसेट है? मैंने बेचना नहीं है, मैंने वैल्यू एडिशन करनी है। जब इस तरह का माइंडसेट आप ऐड करेंगे अपनी पर्सनैलिटी में, तो आपको रिजेक्शन सीढ़ी बन जाएगी कामयाबी के लिए। आपको रिजेक्शन रिजेक्शन हार्ट डिस हार्ट नहीं करेगी, वो पेन नहीं देगी, वो तकलीफ नहीं देगी। तो आप क्या करते हैं? जब मैं आपसे जुड़ता हूं मैं डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आता हूं, बेचने की नहीं बिकती भाई, वेरी सिंपल, लोग नहीं खरीदते। तो सेलिंग में माइंडसेट बनाए रिकवरी ऑफिसर का। आप कभी भी जल्दी डिसपॉइंट नहीं होंगे। आप 10 बार वो कहेगा नहीं खरीदना, आप कहेंगे मैं 11वीं बार आऊंगा, 12वीं बार आऊंगा, 13वीं बार आऊंगा, 14वीं बार आऊंगा, नए तरीके से आऊंगा। और तीसरी चीज, हर एक कॉल को, हर एक मीटिंग को, हर एक एफर्ट को आप इवेलुएट करते हो। क्या मैंने पिच सही किया? क्या मैंने टाइमली बात की? क्या इस बंदे को इस टाइम ये नीड थी? क्या इस टाइम इस बंदे के पास पैसे थे? तो आप अपनी हर एक पिच को इवेलुएट करते हो। आप दिन में 50 पिच करते हो लोगों को, हर पिच को इवेलुएट कर रहे हो, इसने क्यों रिजेक्ट किया, इसने क्यों किया, इसने क्यों किया।
बाज औकात आपको लगा कि यहाँ आपने बातें ज्यादा कर दी हैं। बाज औकात लगता है कि ये बंदा लेना तो चाहता है लेकिन इसकी जेब खाली है। बाज औकात आपको लगता है कि नहीं, ये जेब खाली का मसला नहीं, अभी इनकी नीड नहीं है। तो तीसरा पॉइंट क्या होता है कि हर पिच को इवेल्युएट किया जाता है। उसके बाद आपको पता चलता है कि यार आप जहां एक माह से या 2 माह या 3 माह से सर खपाई कर रहे हो, इनकी तो नीड ही नहीं है, इनकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आप इवेल्युएट करते हो। ये 3 स्टेप्स हैं सेलिंग में, वरना सेलिंग की दुनिया तो बहुत बड़ी दुनिया है। इस पर अगर हम 10 घंटे भी बात करते रहें तो वो कम हो जाए। लेकिन मैं आपको जस्ट शॉर्टली कुछ चीजें बता रहा हूँ। उसमें ये आपका माइंडसेट कौन सा है, वैल्यू एडिशन का। मैं जुड़ रहा हूँ तो मैं रिफर साहब की जिंदगी को आसान बनाने के लिए जुड़ रहा हूँ। अब मेरा माइंडसेट ही बदला हुआ है। आप नहीं खरीदते तो ना खरीदे, आपका लॉस होगा, मेरा लॉस नहीं होगा। क्योंकि मेरे साथ जुड़ने से आपकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन होगी, नंबर 1। नंबर 2, रिकवरी ऑफिसर। जब तक आप मेरा 50,000 वापस नहीं करेंगे, मैं स्कूल से नहीं बैठूंगा, मैं रास्ता नहीं छोड़ूंगा, मैं डिमोटिवेट नहीं होऊंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं गिव अप नहीं दूंगा। और थर्ड पॉइंट ये है कि मैंने इवेल्युएट करना है कि ये रिफर साहब क्यों नहीं परचेज कर रहे, रीजन क्या है, वजूहात क्या है, मेरे में प्रॉब्लम क्या है, मेरे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या है, मेरी सर्विस में प्रॉब्लम क्या है, वहां प्रॉब्लम है ये, यहाँ प्रॉब्लम है। फिर इवेल्युएशन के बाद मुझे पता चलेगा कि प्रॉब्लम हो सकता है मुझ में हो सकता है प्रॉब्लम उनमें हो। देन इस तरह करके मैं अपने आप को एक अच्छा सेल पर्सन, एक अच्छा लोगों से कनेक्ट करने वाला, एक अच्छा लोगों से ताल्लुकात बनाने वाला। और बाद का प्रोडक्ट ना भी आपने खरीदी लेकिन आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो ये भी मेरी अचीवमेंट है। तो राइट। सेलिंग की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन शॉर्टली ये 3 पॉइंट्स हैं। अगर कोई सेल पर्सन इनको अप्लाई कर देता है तो यकीनन यकीनन देखिएगा कि एक माह पिछला और अगला उसका आने वाला माह, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। वाओ, अमेजिंग। आपकी बातें सुनने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि सेल्स एंड मार्केटिंग की दुनिया जो है वो इम्पॉसिबल वर्ल्ड है। और लेकिन आपने जिस तरह से वैल्यू ऐड करना और उसके साथ अपने आप को इवैल्यूएट करना और इम्प्रूव करना, जो टेक्निक्स बताई हैं, ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं इस दुनिया में भी, सेल्स एंड एग्जैक्टली मार्केटिंग की दुनिया में। एग्जैक्टली। इससे पहले कि मैं आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूं जो कि आपके मैसेज के हवाले से होगा, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि वो आपसे रब्ता करना चाहें तो वो कैसे कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें यह है कि हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ चीज़ें ऑफर करते रहते हैं, इन हाउस सेल ट्रेनिंग करते रहते हैं हम। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर ऑनलाइन भी हमारी सर्विस अवेलेबल है जिसमें हम सेल की ट्रेनिंग और सॉफ्ट स्किल में हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को, मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, बैंकिंग सेक्टर्स को हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो हमारी टीम ऑलवेज एंगेज होती है कि जब आप उनको अप्रोच करना चाहें हमारे सोशल मीडिया के जरिए वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो हम ऑलवेज वेलकम करते हैं हर तरह से सपोर्ट करने के लिए। सोशल मीडिया से आपकी क्या मुराद है? आप फेसबुक पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, या कहाँ पे? तमाम सोशल मीडिया के पेज, ऑल राइट। हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस एक्टिव हैं। वो लास्ट में आप ही अपने वो लिंक शेयर कर दीजिएगा जी, यहाँ, हम लिंक शेयर तो कर वहां देंगे। से वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। इसके राइट। अलावा हमारा एक पॉडकास्ट सीरीज है, पॉडकास्ट सीरीज में हम उन तमाम लोगों को इनवाइट करते हैं वो जो किसी जो कैली जो जिनका दुनिया में अभी नाम नहीं है, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कैलिबर है, अगर उनके पास टैलेंट है, अगर उनके पास कोई हिडन स्किल है, तो वी ऑलवेज वेलकम कि वो यहाँ आए, हम उनके साथ पॉडकास्ट करना चाहेंगे। बल्कि हम उन्हें वेलकम करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, जो जो हमारे पास रिसोर्सेज है हम उनको प्रोवाइड करेंगे। एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने ये सीखा है कि लोग चीज़ों को छुपा के रखते हैं कि इनको नहीं बतानी, इनको नहीं सिखानी, ये हमसे आगे बढ़ जाएंगे। उनके बड़े बड़े नाम, जो मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, नहीं सिखाते थे इसलिए कि जब सिखा दिया तो ये भाग जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, एक ये जो जिम रोहन है और जो जॉन मैक्सवेल है, उसका जुमला मुझे इंतहाई दिल को लगा कि लीडर रिप्रोड्यूस लीडर। अगर आप लीडर अपने आप को कहते हो और अगर आप कहते हो आप लीडरशिप की ट्रेनिंग करवाते हो, तो आप रिप्रोड्यूस लीडर, आप 5,000, 10,000, 15,000, 50,000, लाख, 2 लाख लीडर रिप्रोड्यूस करें ना। 50 साल या 10 साल आपके करियर में या 20 साल करियर में कोई 10 लीडर भी नजर नहीं आते जो आपने प्रोड्यूस किए हो। तो मैं इस बात पे बिलीव करता हूं कि जो कुछ आपके पास है वो अमानत है। जो लेने आए उसको ना दिया आपने तो इसका इसका अकाउंटेबिलिटी अल्लाह के हजूर आपको करनी पड़ेगी। राइट। तो हम हमेशा, हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा पॉडकास्ट ऑफिस, हमारा डिजिटल ऑफिस, हमारा कंसल्टेंसी ऑफिस हमेशा के लिए उन तमाम लोगों के लिए खुला है जो टैलेंटेड हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जिनके पास नॉलेज है। जिस तरह वो यूटिलाइज करना चाहें बगैर किसी कॉस्ट के, हम हाजिर हैं उनके लिए। एक्सीलेंट स्टफ, बेस्ट ऑफ लक।
अहमद रज़ा साहब, हम इंटरव्यू के इख्तिताम पे पहुंच गए हैं, लेकिन वंस अगेन जैसे मैंने कहा, आई विश वी हैड मोर टाइम। तो इससे पहले कि हम इस इंटरव्यू का इख्तिताम करें, हमारे व्यूअर्स को बताइए आपकी टॉप 3 फेवरेट बुक्स कौन सी हैं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, आपकी हौसला अफजाई की और आपको यकीन दिलाया कि आप कामयाब हो सकते हैं, कोई भी शख्स कामयाब हो सकता है आज से, अब से आगाज़ करके। अच्छा, पर्सनल डेवलपमेंट पे ऐसे तो हजारों किताबें हैं। और आप अगर गूगल पे चले जाएं, सोशल मीडिया पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, तो आपको बेशुमार एक से बढ़कर एक किताबें मिलेगी जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में, इवन कि एक एक जुमला आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी होगा। तो इसमें कुछ किताबें मैंने पढ़ी हैं, वो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। अदरवाइज आप खुद भी सर्च कर सकते हैं पर्सनल डेवलपमेंट के नाम पे। नंबर 1 है कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ओके। तो एक किताब ये है जिसको अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मल्टीपल इसकी समरीज मिल जाएंगी, इसकी जो है आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बहुत सी चीजें मिल। तो ये बहुत अच्छी किताब है जो आपको बताएगी कि आपकी सबकॉन्शियस की पावर्स क्या है। और जब अगर आपके साथ साथ एप्लीकेशन में लेके जाएंगे तो यकीनन आपकी जात में भी बहुत सी चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। नंबर 2 है, मेरे पास एक किताब पढ़ी है जो रोबिन शर्मा की है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। ये किताब बहुत ज़्यादा रिकमेंड की गई है और इसके बारे में अभी मैंने कोई डिटेल में पढ़ा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी ये किताब है अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट पे पढ़ना चाहते हैं। और एक और किताब है, वो यकीनन आपने सुनी भी होगी, रिच डैड पुअर डैड। यस। ये भी पढ़ने वाली किताब है, ये भी आपकी पर्सनालिटी को। और इसके अलावा बहुत सी किताबें जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये बड़ी अमेजिंग किताब है। तो किताबें पढ़ना, मैं ये कहता हूँ एक बात कि 50-100 किताब पढ़ना जरूरी नहीं है, कोई 5 किताबें पढ़ लो लेकिन उनको अप्लाई करो, काफी है। पहले उनको अप्लाई करो। तो मुझे एक ना टोनी रॉबिन का जुमला याद आया और मुझे बड़ा पसंद आया। कहते 700 किताबें पढ़ ली मैंने, लेकिन 700 किताबों में मैंने देखा कि मेरी पर्सनालिटी में कोई खास चेंज नहीं आया, मेरी जात में कोई बदलाव नहीं आया, कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ी, कुछ नहीं बढ़ा। तो मैंने सवालिया निशान लगाया कि 700 किताब पढ़ने के बाद, एक साल के अंदर राउंड अबाउट अगर मैं नहीं बोला तो टोनी कहते हैं कि दुनिया का नंबर 1 जो मुझे लगता है कि स्पीकर और कोच अमेजिंग इंसान है। तो कहते हैं कि जब मैंने क्वेश्चन मार्क किया तो पता किया कि पढ़ रहा हूं, अप्लाई नहीं कर रहा। तो फिर जब मैंने क्वेश्चन मार्क किया मुझे पता चला किताबें तो पढ़ी जा रहा हूँ, इंफॉर्मेशन तो फीड कर रहा हूँ माइंड की मेमोरी में, लेकिन जात की हद तक उसको एप्लीकेशन में नहीं लेके आया। तो जैसे ही मुझे पता चला तो मेरी जात में तब्दीली शुरू हो गई। तो यही बात मैं लास्ट में कहूंगा कि किताबें पढ़ें, एक पढ़ें या 10 पढ़ें या 10,000 पढ़ें, जितनी भी पढ़ें उनमें से कुछ पॉइंट्स अपनी जात पे अप्लाई करें, थोड़े से कर लें, यकीनन आपको बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। राइट। एंड पे आप हमारे व्यूअर्स को पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें? मेरा एक ही मैसेज है, किसी चीज पे भी इन्वेस्ट ना करें, किसी चीज पे भी इन्वेस्ट ना करें। अगर इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ अपनी जात पे इन्वेस्ट करें, बाकी चीजें दुनिया की खुद ब खुद आप पर चल कर आ जाएगी। वाह। अपनी वाह। जात अमेजिंग। आप इन्वेस्ट करें। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है, मैं अपनी स्टोरी क्योंकि शॉर्टली आपको नहीं बयान कर सका, एक लंबा अरसा मैं होटल का मुंह नहीं देख पाया, अफोर्ड नहीं करता था, लेकिन आज वो होटल पीछे पीछे है। तो मैं उससे एक ट्रेनर के साथ गया और मैं देखता था वो साइड, मैं साइड पे खड़ा, लोग आके तस्वीरें उसके साथ बना रहे हैं और वो ट्रेनिंग के बाद वो उसके चेहरे पे स्माइल, मैं साइड पे खड़ा और कोई पूछ भी नहीं रहा था। तो दिल में हसरत होती थी काश किसी दिन ऐसे हमारे साथ भी हो। तो आज मैंने वो देखा है कि वही हसरत अल्लाह ताला ने पूरी की कि एक ट्रेनिंग के बाद लोग आते हैं, जुड़ जाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, एक अच्छा रिमार्क देते हैं, सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपनी जात पे काम करते हैं तो ये छोटी मोटी जो चीजें आपको बड़ी बड़ी लग रही हैं, ये इज्जत, ये शोहरत, ये घूमना फिरना, ये ड्रेसिंग, ये कंपनी बनाना, ये माइनर सी चीजें हो जाएंगी। कहीं भी इन्वेस्ट ना करें, अपनी जात पे इन्वेस्ट करें, ये सारी दुनिया की छोटी मोटी चीजें खुद चल के आपके कदमों के नीचे आ जाएंगी। अमेजिंग। वेल सेड। अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट करें। अहमद रज़ा साहब, आई विश वी हैड मोर टाइम, लेकिन मुझे यकीन है कि आपसे दोबारा ज़रूर बात होगी। बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपसे बात हो सकती है और बड़ी तफसील से बात हो सकती है। आपने आज के लिए वक्त निकाला, हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके, आपकी क्वेश्चनिंग से मैंने यकीनन बहुत सी चीजें सीखी हैं। अब थैंक्स अगेन कि आपने ये मैंने मौका और आपसे टाइम दिया। मैंने आपसे बहुत कुछ लर्न किया है और मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, आई विश कि वी हैड मोर टाइम, लेकिन हम जो है नेक्स्ट टाइम फिर से इन इस सब्जेक्ट मैटर सेम पे है। बात करेंगे यकीनन। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया।